हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपसे यह कोशिश करता हूं। आज का टॉपिक जो चल रहा था एसिड बेस साल्ट, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। प्रोपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में चर्चा करने वाला हूं। चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना शेयर करोगे, आपके भाई हो बहन हो जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उनकी तैयारी अच्छा हो सके। क्योंकि सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो किस पर डिपेंड करती है तो आपको मालूम होना चाहिए। सक्सेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सेकेंड लेटर ऑफ सक्सेस, यू। सक्सेस का मीनिंग SUCCEES होता है। SUCCEES, सक्सेस। और सक्सेस जो है, सफलता जो है, सक्सेस का लेटर जो दूसरा लेटर यू जो है उस पर निर्भर करता है। यू का मतलब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सक्सेस कैसे होगे। सक्सेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सेकेंड लेटर ऑफ यू। सक्सेस हमेशा तुम पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो और कैसे आपकी जीत हासिल होगी। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जो परिश्रम करने वाला है, बेहतरीन खिलाड़ी है, सभी दिशा में वह अपने माइंड को अट्रैक्ट करता है, छेड़ता है, 360 डिग्री पर खेलना चाहता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक, जो दर्द तुम्हारा है वो दर्द मेरा है। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, हमें उतना ही कंटेंट को खोज खोज के लाना पड़ता है। हमें भी तो उतना ही मेहनत करना पड़ती है, कई गुना आपसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। दर्द तो सबके एक है, लेकिन कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई इसी को सोच ले कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत हम कैसे कर पाएंगे, हम नहीं हो पाएगा हमसे, वो हताश होकर बिखर जाता है। लेकिन कोई बच्चा मन में ठान लेता है, जिद बना लेता है कि मैं करके रहूंगा और मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, इस मंदिर को हम ही जीत सकते हैं, इस खेल को हम ही जीत सकते हैं, वो मन में ये ठान लिया है तो उसको हराने वाला भी कोई पैदा नहीं लिया है। तो आपको ये जिद होनी चाहिए अंदर से। APJ अब्दुल कलाम जैसे हमारे देश के नेता हुए, बहुत सा ऐसे हमारे पास मोटिवेशन डॉक्टर भीम थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर हुए। लोग कितने मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मुकाम को हासिल किए। क्या इनके पास संघर्ष नहीं था? बहुत संघर्ष किए थे। तो आप लोग भी इसी प्रकार से संघर्ष करते रहिए। और आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आप इस लिंक को सभी के साथ भेज दो। आपके चलते अगर किसी का जिंदगी सुधर जाता है, भगवान आपको भलाई करेगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हो। हमारी मोटिवेशन है किसमें? अरे हमको एनर्जी मिलता है किससे? इसी से तो मिलता है ना, तब तो आज यहाँ पर आके खड़ा हो पाता हूँ और मैं आपके लिए कुछ बोल पाता हूँ। जब यही मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं कैसे आ पाऊंगा? तो मेरे लिए तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। चलिए, टाइम को बर्बाद न करते हुए आपकी जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर है क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी पॉइंट से वह प्रश्न पूछ सकता है कि अब एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट अगर होता है तो क्यों होता है, बेस का टेस्ट क्या होता है, और जो होता है वो क्यों होता है, ये क्या कारण है उसका, ये जानना हमको जरूरी है। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। 3-4 स्टेटमेंट लिख देगी और पूछेगा कि बताओ एसिड से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसिड। ऐसे प्रश्न आपको पूछेगी तो आपको तो स्टेटमेंट तो पता होनी चाहिए, एसिड के बारे में पता होना चाहिए, बेस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला नंबर एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड जो है, एसिड्स आर सॉर, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ऑल साइट्रस फ्रूट टेस्ट सॉर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। कहता है क्या चीज कि एसिड का जो टेस्ट है, एसिड का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, टेस्ट होता है, अति सौर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी हम साइट्रस फ्रूट देखते हैं, जितना भी हम साइट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमको सौर लगता है, खट्टा लगता है, क्योंकि उसमें एसिड पाई जाती है। एसिड मौजूद होने के कारण साइट्रस फ्रूट का टेस्ट सौर होती है। एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। एसिड जो है प्राकृतिक में संक्षारक होते हैं, कोरेसिव होता है। एसिड जितना भी है वो कैसे नेचर का होता है, एक प्रश्न आपसे पूछी गई थी, एसिड्स किस नेचर का होता है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कोरेसिव, ऑप्शन में आपको और कुछ भी दिया हुआ था। उस स्थिति में आपको याद रखना एसिड जो है कोरेसिव नेचर का होता है। कोरेसिव का मतलब संक्षारक नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्ट्रॉय पेपर, क्लॉथ और वुड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो देखते हो, जिसके बारे में हम आपको बहुते बार चर्चा कर चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग जो एसिड जो होती है वो आपके पेपर पर अगर उसको गिरा दिया जाए या कपड़े पर गिरा दिया जाए या फिर किसी लकड़ी पर गिरा दिया जाए तो उसको नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी खतरनाक होता है, डेंजरस होती है। अगर आपके शरीर पर गिरा दिया जाए तो आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत डिस्ट्रॉय करते, बहुत डेंजरस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर किसी पेपर पर गिरा दिया जाए या क्लॉथ पर गिरा दिया जाए या किसी लकड़ी पर दे दिया जाए तो उसको क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। Acid also corrode metals such as iron and aluminum. Therefore, acid are not stored in metal containers. कहता है एसिड जो क्रोड होती है, इस मेटल, एसिड क्रोड मेटल्स सच एज आयरन और एल्यूमिनियम। अगर हम एसिड को आयरन या एल्यूमिनियम के मेटल में रख दें, आयरन और एल्यूमिनियम में रख दिया जाए तो इसलिए इसका क्या होता है, क्योंकि इसको मेटल कंटेनर में यह स्टोर नहीं कर पाती। देयरफॉर एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। हम एसिड को अगर हमें रखनी होगी तो हम मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते, धातु के कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उस कंटेनर में अगर रख दोगे तो वो कंटेनर जो है वह क्या होगा, रिएक्शन करके उसको और कुछ बना देगा, नष्ट कर देगा। तो हम बताइए सर कि हम इसको रखते कहां? प्लास्टिक में रखते। याद रखना एसिड को कभी भी एल्युमिनियम या आयरन के कंटेनर में नहीं रखते, या सीधा कहने के मतलब है कि मेटल के कंटेनर में एसिड को नहीं रखा जाता है। मेटल के कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं की जाती। ग्लास कंटेनर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एसिड। या प्लास्टिक हो गई, जैसे ग्लास का बात कर लो, ग्लास का कंटेनर अगर है कुछ भी तो उसमें हम एसिड को रख सकते हैं। एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात याद रखना कि एसिड को मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता। अगर मेटल कंटेनर में रखोगे तो मेटल के साथ रिएक्शन करके वह किसी और चीज का निर्माण कर देगा और मेटल वो नहीं रह पाएगा, न एसिड रह पाएगा अच्छी रंग से और न मेटल जो था वो मेटल रह पाएगा, वह भी खराब हो जाएगी। तो इसको हम रखते कहां? तो इसको रखते हैं ग्लास के कंटेनर में रखते। तो आपसे प्रश्न पूछी जाएगी कि बताओ कि एसिड को कौन से ऐसे स्थान है जहां पर इसको सुरक्षित रखा जा सकता है? तो याद रखना एसिड को हमेशा ग्लास के कंटेनर में रखते हैं। किस कंटेनर में रखते हैं? ग्लास का कंटेनर में।
एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स फ्रॉम CO2 टू फॉर्म CO2 वाटर एंड सॉल्ट। हम आगे अभी तुरंत एसिड का रिएक्शन दिखाऊंगा कार्बोनेट के साथ, तो बताऊंगा। वहां पर जब हम कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्शन करते हैं तो वो हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और साल्ट की निर्माण होती है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ किसके साथ एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट की प्राप्ति होती है। तो याद रखना, एसिड को जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में CO2, वाटर और साल्ट की उत्पत्ति होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम एसिड को वाटर में घोलते हैं बाबू, इस सबसे पहली बात तो है हमारे पास कि एसिड जो है पानी में घुल जाती है, इसलिए इसको सोल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस जो निकलता है, हम आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया था कि अगर जिस कंपाउंड से, जिस एसिड से अगर H+ आयंस निकलती है डेट इज एसिड, लेकिन OH- अगर जिससे निकलता है डेट इज बेस। ये हम पहले चर्चा आपको कर चुका था कि जिससे हाइड्रोजन आयंस की प्राप्ति होता है उसको हम एसिड बोलते हैं, लेकिन जिससे हमें OH आयंस की प्राप्ति होती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो एसिड और बेस दोनों जो है पानी में सोल्यूबल होता है। बेस भी जो है पानी में सोल्यूबल होता है, एसिड भी सोल्यूबल होता है। जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी आयंस निकलती है। व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर इन व्हिच आयंस कैन फॉर्म। हम जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, घोल देते हैं, तो किस आयंस की प्राप्ति होता है, OH- या फिर H+। तो याद रखना H+ आयंस की प्राप्ति होती है। किस आयंस की प्राप्ति होता है, H+ आयंस की प्राप्ति होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये पहले चर्चा किया था हमने कि एसिड जो है, अगर हम इसको ब्लू लिटमस पेपर, एसिड को अगर हमको प्रतिच्छन करना होगा, टेस्ट करना होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर का रंग अगर रेड में बदल रही है दैट इज एसिड, लेकिन रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज बेस। यानी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल देती है, रेड में बदल देती है। ये पॉइंट आपके लिए VVI है, इंपॉर्टेंस है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है, रेड में बदल देती है। कोई दिक्कत यहीं तक समझने में आपको आ रही होगी, अब मैं कोशिश करता हूं। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अभी बताया था कि जब एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ किया जाता है तो इस स्थिति में भी हमें साल्ट बन रही थी, वाटर बन रहा था और CO2 बन रहा था। लेकिन जब हम एसिड को किसी क्षारक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें क्या चीज की प्राप्ति होता है, साल्ट और वाटर की प्राप्ति होता है। साल्ट और वाटर की प्राप्ति होता है। किस स्थिति में, जब हम एसिड को रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं। उस स्थिति में साल्ट और किसकी प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एसिड की प्रॉपर्टी से संबंधित, जिसके बारे में हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखोगे क्योंकि एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहां से प्रश्न पूछेगा, ये एग्जामिनर की मति गति का कोई ठिकाना नहीं होता, ना उसका कहां से शुरुआत है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका कोई भी पता नहीं है। कहां से शुरुआत करेगा पूछना और कहां तक ले जाके छोड़ देगा इसका कोई पता नहीं। तो हमें परीक्षा से नहीं लड़ना है, हमें उस एग्जामिनर से लड़ाई करना है और इस एग्जामिनर को यह साबित करके दिखाना है कि अगर तुम हमसे 4 कदम आगे चल सकते हो तो मेरे पास भी क्षमता है कि तुमसे और 4 कदम हम आगे चले।
तुम अगर एक प्रश्न के बारे में सोच सकते हो तो मेरे पास ये एबिलिटी है कि हम उससे आगे सोचें, क्योंकि माँ बाप का सपना, माँ हमेशा बैठी रहती है घर में, आशा लेके बैठी हुई है, और माँ के सपने को कभी भी आप नकारना मत, हमेशा स्वीकार करना और माँ की झोली को भर देना, आंचल को भर देना, खुशियां से भर देना। जितना आप संघर्ष करोगे, अपने माता पिता की जो सीना जो है वह हमेशा ऊंचा रहेगा, और वो किसी के साथ गर्व से बोल सकते हैं ये मेरा बेटा है, ये अधिकारी जो है वो मेरा बेटा है, और वो गर्व से बोल सके, वो पगड़ी उनका मजबूत कर देना। जब मांझी इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, इतना बड़ा पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, एक इंसान ही तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो हम इस कौन सी बड़ी चीज है जिसको हम नहीं हासिल कर सकते। अगर हमारे पास जुनून, क्षमता, जोश हो ना, तो मैं इस किसी भी मुकाम को आसानी से हासिल कर सकता हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकता, परंतु आपके पास एक एबिलिटी होना चाहिए। जितना तगड़ा संघर्ष करोगे, जितनी संघर्ष करोगे, जीत उतनी शानदार होगी। चलिए बेस के बारे में भी देख लिए। एसिड की प्रमुख पॉइंट थी जो आपको नोट कर लेना है। कॉपी पेन लिए हुए है, लिखना शुरू कर दो, बैठना नहीं है, लिखना शुरू कर दो जी। और लिखने के बाद आपको ये जो जितना भी जो देख रहे हो, ये टेलीग्राम अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी, वहां पर आप सर्च करोगे ना तो वहां आप ज्वाइन कर जाइए, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। बेस, बेस जो है वो एसिड जो होता था सौर होता था, लेकिन बेस आर स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब जो होता है क्या चीज, फिसलाओ। आप इसको छुओगे ना तो दम ससरेगा, फिसलेगा, तो बेस आर स्लिपरी। दूसरी पॉइंट, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो अभी चर्चा किया। ब्लू लिटमस से रेड में बदलने का काम एसिड का था, लेकिन रेड लिटमस से ब्लू में बदलने का काम बेस का होता है। बेस टेस्ट बिटर, बेस का जो टेस्ट है वह कैसा होती है, कड़वी होती है, बीटर होता है, लेकिन इसका टेस्ट सौर होता है। अब बीटर क्यों होता है? इट इज प्रेजेंस ऑफ a base that gives unflawed milk of magnesia its bitter taste। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपस्थिति होने के कारण इसका टेस्ट जो है वह कड़वी होती है। बेस का टेस्ट जो है वह कैसा होता है, बीटर होता है। किसके कारण? तो याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के कारण। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू गिव्स साल्ट एंड वाटर। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते थे तब भी साल्ट वाटर बनता था, तो उलट दिए बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तब भी साल्ट और वाटर की ही प्राप्ति होगा। जैसे हमारे पास जो प्रमुख जो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई, ये सब जो हमारा है इंपॉर्टेंस बेस है। तो आपको ये इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, एक एक का फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, इसलिए डिस्कस किया था कि आपको फॉर्मूला अगर केमिस्ट्री में मालूम है तो आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन आपको जब फॉर्मूला ही मालूम नहीं है ना तो आपको जरा सा तकलीफ होगा। तो आप सबसे पहले पिछला क्लास जो फॉर्मूला बताया था, एक एक फॉर्मूला को आप रिमेम्बर कर लीजिए। इस समय है आपको याद करने का, ये समय नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, ये सीखने का नहीं है, जो हम पहले चर्चा कर चुका था। लेकिन अभी समय है आपको सिर्फ डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल करने का। दे आर सोलुबल इन वाटर, एसिड भी वाटर में घुलनशील होता था जो अभी बताया। बेस भी जो है वो वाटर में घुलनशील होती है। बेस भी आर सोलुबल इन वाटर दैट इज कॉल्ड अल्कली। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसा बेस जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में सोलुबल है, उसको अल्कलिस कहते हैं। लेकिन जो पानी में सोलुबल नहीं है उसको अल्कलिस नहीं कहते। जो बेस पानी में घुलनशील है उसको तो अल्कलिस कहते हैं,
लेकिन जो बेस पानी में घुलनशील नहीं है उसको अल्कालिस नहीं कहते हैं। एक नोट पॉइंट, ऑल अल्कालिस आर बेस बट ऑल अल्कालिस आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कालिस। सभी अल्कालिस को बेस कहते हैं लेकिन सभी बेस को अल्कालिस नहीं कह सकते। सभी अल्कालिस को बेस कहा जाता है लेकिन सभी बेस को अल्कालिस नहीं कहा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको VVI करके इसको याद रखना है। सभी अल्कालिस को बेस कहा जाता है लेकिन सभी बेस को अल्कालिस नहीं कहा जाता। A strong base like caustic soda and caustic potash are corrosive and dangerous to eye and skin। जो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है कॉस्टिक सोडा, जिसको NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम होता है कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक पोटाश जिसको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये बहुत डेंजरस होता है हमारी आंखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए। सबसे खतरनाक बेस कौन होता है? तो पोटाश, कॉस्टिक पोटाश और कॉस्टिक सोडा, ये दोनों हमारी आई और स्किन के लिए सबसे डेंजरस होता है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और कॉस्टिक पोटाश का फॉर्मूला होता है KOH जिसको सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस होता है, आंख को सबसे ज्यादा प्रभावित करता, और हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटाश। तो ये था प्रमुख पॉइंट बेस से संबंधित, और ये था प्रमुख पॉइंट एसिड से संबंधित। आपको ये दोनों को याद रखना है, क्योंकि नहीं याद रहेगी तो स्टेटमेंट वाला भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगी। अल्कालिस किसे कहते हैं यह पूछा जाएगा, फिर उसके बाद साल्ट और वाटर की प्राप्ति करना है तो कैसे करेंगे एक पूछा जाएगा, या किसी का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो फॉर्मूला का क्लास के लिए आप पिछला क्लास देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए जो आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको आसानी से देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। एक एक पॉइंट को आप रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए। जितना बार देखोगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो आपको सबसे पहले इस पैनल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अभी बात कर रहे थे कि इस कार्बोनेट के साथ जब एसिड को रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें किस किस चीज की प्राप्ति होता है? तो एक साल्ट की प्राप्ति होता है, एक वाटर की प्राप्ति होता है, और एक CO2 गैस की प्राप्ति होता है। तो हम एक एक रिएक्शन को अभी देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको याद रखना होगा कि जब हम एसिड का रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम तनु एसिड को, तनु अम्ल को कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे में कार्बोनेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें उस स्थिति में किसकी प्राप्ति होता है? साल्ट की प्राप्ति होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl का साथ करवाया जाए, HCl के साथ करवाया जाए, HCl के साथ करवाया जाए, तो इस स्थिति में हमें किसकी प्राप्ति होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड है, इसके बारे में तो आपको चर्चा कर चुका हूं। तो HCl के साथ जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाती है तो इस स्थिति में हमें साल्ट की तो प्राप्ति होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्राप्ति होता है।
तो साल्ट क्या बनेगा, तो साल्ट बनेगा CaCl2। ये CaCl2 की प्राप्ति होगा जो हमारे पास होगा क्या चीज, साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की प्राप्ति होगा जो आपका है क्या चीज, तो याद रखना ये है हमारा साल्ट। और ये जो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बताए हम आपकी क्या चीज, कि एक वाटर का निर्माण करता है, यानी कि ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा है वाटर। और इसके साथ हमको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी प्राप्ति होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होता है। तो ये हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ये हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हमारा था क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या कहा आपसे, बात को तो ये समझना है, हमने आपसे क्या कहा कि जब हम डाइल्यूट एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता हूं, रिएक्शन करता हूं, तो उस स्थिति में हमें किसकी प्राप्ति होता है, तो पहला नंबर एक साल्ट बनता है, फिर वाटर का निर्माण होता है, और उसके तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होता है। तीन चीज का प्राप्ति होता है। जैसे हम पहला नंबर एग्जांपल देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था जो हमारा साल्ट था, और H2O वाटर की निर्माण हो रही थी, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखता हूं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ न करवा के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इस स्थिति में हमको सोडियम सल्फेट, क्या चीज, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कहने का मतलब Na2SO4, ये है हमारा क्या चीज, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो हमारा क्या चीज है, याद रखना साल्ट, सोडियम सल्फेट की प्राप्ति होता है। और उसके साथ साथ हमको किसकी प्राप्ति होता है, H2O जो हमारा क्या था, वाटर था, वाटर की प्राप्ति होता है। और उसके साथ CO2 जो हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। ये हमारा क्या था, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हम आपको बताए थे कि जितना रिएक्शन देखोगे उस स्थिति में आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बात तो आपको हमारी समझ में आ रही होगी कि सर ने बोला क्या चीज, कि जब हम किसका, जब हम डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट के साथ करते हैं तो उस स्थिति में हमें किसकी प्राप्ति होता है, तो उस स्थिति में हमें किसकी प्राप्ति होता है, एक साल्ट का निर्माण होता है, एक वाटर का निर्माण होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे हमने दो रिएक्शन, दो एग्जाम्पल दिखाया, आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ रही होगी। तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं।
आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए थे, थैंक यू। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम चर्चा कर दिए थे, कुछ रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान हमने बताया था कि जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उस स्थिति में साल्ट और वाटर की प्राप्ति तो होता है और अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा निकलती है। ये चर्चा तो हम आपके साथ किया था, ये चर्चा आपको किया था। तो हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यह भी बताया था बाबू कि जब हम एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो उस स्थिति में हमें साल्ट की प्राप्ति और किसका प्राप्ति, वाटर की प्राप्ति और अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। जैसे हमारे पास है क्या चीज कि अगर HCl जो हमारा क्या चीज है एसिड, HCl का रिएक्शन जब हम KOH कहने का मतलब हमारा क्या है बेस, इसके साथ जब करवाते हैं तो हमको किसकी प्राप्ति होता है, तो हमें प्राप्ति होता है किसकी, तो याद रखना KOH KCl, एक तो यहाँ पर नमक बनता है KCl का प्राप्ति होता है, उसके साथ साथ पानी की प्राप्ति होता है। ये हमारा क्या था, तो ये तो हमारा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। और ये हमारा था क्या चीज, तो ये था हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बना क्या चीज, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था वाटर। तो हमने कहा क्या चीज कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान किसी भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाए तो उस स्थिति में हमें साल्ट की प्राप्ति होता है। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था साल्ट, उस स्थिति में साल्ट की प्राप्ति होता है और वाटर की प्राप्ति होता है और ऊष्मा भी निकलती है। इस चीज के बाद बताया था। ये तो पहला नंबर एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला नंबर एग्जाम्पल। एक और देखिए, इसके बाद हम किसका ले लें, तो ले ले सल्फ्यूरिक एसिड को। हम जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या चीज, सोडियम सल्फेट और वाटर की प्राप्ति होता है। सोडियम सल्फेट और वाटर की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है, वाटर की प्राप्ति होता है। और उस स्थिति में हमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा था सल्फ्यूरिक एसिड। और ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमको क्या चीज की प्राप्ति हुई, सोडियम सल्फेट, जो हमारा क्या है बाबू, ये है हमारा साल्ट। और ये हमारा क्या चीज है, तो याद रखना ये वाटर है। ये दूसरा एग्जांपल देखा। तीसरा नंबर देखता हूं कि तीसरा नंबर, अगर HCl को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, HCl, अच्छा इसके पास, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बैलेंसिंग का। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 था, हाइड्रोजन 2 1 3, यहाँ पर है कितना 2, तो एक तो कम है। सल्फर की संख्या 1 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 1 5, इधर है ऑक्सीजन 4 1 5, ठीक है। तो हमको सोडियम इधर 2 है,
तो हम इसको क्या करते हैं, इसके 2 से गुना कर दें तो सोडियम 2 हो जाएगी, तो 2 है। इधर है ऑक्सीजन की संख्या कितना, तो इधर है ऑक्सीजन की संख्या 4 और यहाँ 2 6, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 और यहाँ पर है कितना, यहाँ पर कितना है 1, 4 1 5, इधर तो 6, इधर 6, इधर 5 है। तो इस स्थिति में हमें इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है 2 और 2 2 4, इधर भी 4, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग संतुष्ट हो गया। बैलेंस को संतुष्ट रखना पड़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, हम बताए भी है इसकी चर्चा। अगला नंबर हम देख रहे थे क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, HCl को MgOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाया जाए, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो इस स्थिति में मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और किसका निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, तो ये तो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है हमारा क्या चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये हमको किस चीज की प्राप्ति हुआ, तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा क्या है बाबू, ये है हमारा साल्ट, ये है हमारा क्या चीज, तो ये है हमारा साल्ट, ये है हमारा क्या चीज, वाटर। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात किया जाए कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो उस स्थिति में हमें एक साल्ट बनती है और उस स्थिति में वाटर का निर्माण होता है, जो अधिक मात्रा में क्या हमें उष्मा भी निकलती है। इसको हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पर भी 2, यानी 3 हो गई इस साइड में, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन की संख्या इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो 2 इधर है, तो इसको भी 2 करने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इसको हम 2 से गुना कर दे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 था, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, बराबर हो गया। तो आप इसको फिलहाल कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बताता हूं। आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी दोस्त या जितने भी भाई बहन आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम आपका काम कैसे कर पाएंगे, कुछ हमारी भी तो समझो, नहीं तो अगला दिन फिर मारूंगा। अगला दिन कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। एक एक पॉइंट को आप लिख के बताना, हम उसको जरूर चेक करूंगा। हम कमेंट बॉक्स को चेक करता हूं, तुम लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हो, आधा आधा छोड़ छोड़ के देखते हो, तो इसको बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपकी करियर की बात है, मेरी करियर की बात नहीं। अगर आप गलती करोगे तो आप पछताओगे, हमको क्या चीज में पछतावा होगा, जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है। अगर गलती करोगे तो इसका नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।